बीए पार्ट थर्ड ईयर की छात्राओं के लिए आज हम आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी काव्य है, उसका उद्भव और विकास के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आधुनिक हिंदी कविता या आधुनिक हिंदी काव्य का जो उपविभाजन किया था, उसमें से हमने द्विवेदी युग, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, उसके प्रमुख कवि और प्रमुख विशेषताओं के बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की है। आज हम द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, जिसकी समय सीमा 1900 से 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक का इसका जो समय है, टाइम ऑफ पीरियड है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं जो हिंदी साहित्य जिन्होंने ऐच्छिक विषय के रूप में लिया है, वो छात्राएं हैं, प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में ना तो आपका कोई पैसा लग रहा है, ना मेरा कोई पैसा लग रहा है। होता ये है इससे कि दरअसल में जो वीडियो प्रस्तुत कर रहा है उसका मनोबल बढ़ जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है, जो द्विवेदी युग है, और द्विवेदी युग के दो प्रमुख टॉपिक है, बिंदु है। आज के बिंदु हैं हमारे, एक तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं, दूसरा है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताओं पर हमारा आज विशेष फोकस रहेगा। तो छात्राएं ध्यान से प्रस्तुत वीडियो को देखें और सुनें। मैं शिवलाल बैरवा, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, भरतपुर, ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये वीडियो मेरा मानना है कि बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए तो लाभदायक सिद्ध होगा ही, लेकिन ये वीडियो जो विद्यार्थी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आज हम चर्चा करते हैं, हमारा पहला जो बिंदु है वो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो नंबर 1 लेते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, कृतियों का सृजन किया है? काव्य मंजूषा, सुमन, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, ये प्रमुख काव्य रचनाएं हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम पड़ा है, जिसका दूसरा नाम जागरण और सुधार काल, परिष्कार काल भी कहा जाता है। तो कृपया छात्राएं इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि ये महाकवि हैं और अच्छे क्या है, ये आलोचक रहे हैं। हिंदी के परिष्कार में, सुधार में, परिवर्धन में इनका अहम योगदान रहा है। अगला है पंडित नाथूराम शर्मा शंकर। इनकी जो कृतियां हैं, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्वरंडा रहस्य और शंकर सर्वस्व, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। अगले हैं पंडित श्रीधर पाठक। इन्होंने बनाष्टक
बनासटक, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, श्रांत पथिक, ये रचनाएं प्रस्तुत की हैं, इनका सर्जन किया है। इनकी जो कश्मीर सुषमा और श्रांत पथिक बहुत अच्छी कृतियां हैं, जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट भरी हुई है। अगले जो द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये प्रमुख कवि हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है। इन्होंने द्विवेदी युग में महाकाव्य, खंडकाव्य प्रस्तुत किए हैं। तो प्रिय प्रवास इनका महाकाव्य है, जिसमें कृष्ण और राधा का नवीन भाषा शैली में, नवीन अंदाज में उनका चरित्र चित्रण किया गया है। अगली इनकी कृति है पद्य प्रसून, चौबुते चौप दे, चौखे चौप दे, बोलचाल, रस कलश, बेधेई वनवास। बहुत अच्छी सुंदर रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की है। अगले हैं दूसरे धुरंधर, जिनको प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मैथिली शरण गुप्त को, जिस तरह एक माँ बच्चे को उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है, उसी प्रकार से मैथिली शरण गुप्त को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता काव्य लिखना सिखाया है। तो इन्होंने क्या है, बहुत ही सुंदर काव्य कृतियाँ प्रस्तुत की है, और इनकी जो कृतियाँ हैं उसमें देशभक्ति की, राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट भरी हुई है, जिसमें भारत भारती, पंचवटी, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, जयद्रथ वध, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। सभी कृतियों में क्या है, बहुत अच्छे मतलब क्या है, चरित्रों का चित्रण किया है। साकेत में इन्होंने उर्मिला विरह को तवज्जो दी है, यानी हिंदी साहित्य में जो उपेक्षित नारी पात्र है, उन पर इन्होंने फोकस किया है, उन पर काव्यों का सर्जन किया है। साकेत की उर्मिला हो, चाहे यशोधरा उपेक्षित पात्र हो, या विष्णुप्रिया हो, ये क्या है, उपेक्षित नारी पात्र जिन पर क्या है काव्यों का सर्जन ना तो आदिकाल में हुआ है, ना भक्ति काल में, ना रीति काल में, और ना आधुनिक युग का एक काल है भारतीय युग, इसमें भी क्या है, ये उपेक्षित नारी पात्र उन पर उनका चरित्र चित्रण नहीं किया गया है, ध्यान नहीं दिया गया है। अगले हैं मैथिली शरण गुप्त से आगे छठा नंबर का है, इन्हीं के भाई है सिया राम शरण गुप्त। इन्होंने भी बहुत अच्छी कृतियाँ लिखी है, जैसे मौर्य विजय, अनाथ, नकुल, बाजू, आत्मोत्सर्ग, अमृतपुत्र, उन्मुक्त, खिलौना, एक फूल की चाह, आर्द्रा, विषाद, दुर्वादल, पाथे, मृण्मयी, जय हिंद और गोपिका आदि बहुत सुंदर काव्य कृतियाँ इन्होंने प्रस्तुत की है। इसी के समानांतर, द्विवेदी युग के समानांतर हिंदी साहित्य के अंदर एक काव्य धारा और साथ साथ चल रही थी, समांतर चल रही थी। वो इसी में ही, ये भी राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत काव्य धारा है, जिसको हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा या कविताकार कह सकते हैं। इसमें भी 5-6 कवि हैं, उनको इसी में ही द्विवेदी युग में हम समाहित कर लेते हैं।
माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी बहुत अच्छी सुंदर एक कविता है पुष्प की अभिलाषा, जिसमें देशभक्ति की या राष्ट्रीयता की जो भावना है वो कूट कूट भरी हुई है। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की क्या इच्छा है। और एक पंक्ति में आपको ज्ञान वृद्धि के लिए सुना देता हूँ। चाहे नहीं मैं देवों के सिर हे हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि हित शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो कहने का तात्पर्य पुष्प की भी एक अभिलाषा है, एक इच्छा है कि मैं देवों के सिर पर नहीं चढ़ाया जाऊं, मुझे तो क्या है देश की रक्षा करने वाले उन वीर जवानों के पैरों के नीचे में कुचला जाऊं। तो मेरी इच्छा, मेरी हार्दिक तमन्ना यही है। खैर, विस्तार में जब आगे पढ़ेंगे हम। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इन्होंने भी कई काव्य कृतियाँ प्रस्तुत की है, जिसमें कुमकुम एक काव्य संग्रह है। विप्लव गायन, तू विद्रोह रूप प्रलयंकर, ये इनकी सुंदर कृतियाँ हैं। अगली जो है इसी काल की सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, स्वदेश के प्रति झंडे की इज्जत, ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं, कविताएं हैं। जिसमें झांसी की रानी बहुत सुंदर कविता है। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह की इनकी एक कविता है जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट भरी हुई है। आगे रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर जी ने बहुत ही सुंदर काव्य कृतियाँ प्रस्तुत की है, जिसमें कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हिमालय, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृति के 4 अध्याय, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। कुरुक्षेत्र में उन्होंने महाभारत का बहुत ही अच्छा नवीन परिवेश में, नवीन अंदाज में उस घटना का, उस कथा का इसमें जिक्र किया है। उर्वशी उनकी सुंदर रचनाएं हैं। हिमालय के प्रति बहुत अच्छी और देशभक्ति भावना से इनकी एक कविता मैं आपके लिए ज्ञान वृद्धि के लिए प्रस्तुत करता हूँ। रे रोक युधिष्ठिर कौन यहाँ जाने दे उसको स्वर्ग धीर, फिर गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। तो इस तरह इनकी देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं हैं। और अगले अंतिम जो कवि मैं आपको इनकी रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो है श्याम नारायण पांडे। इन्होंने हल्दी घाटी, अतीत की गौरव गाथा, जौहर, ये रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की है। इनमें भी क्या है देशभक्ति की भावना कूट कूट भरी हुई है। तो ये कुछ द्विवेद युग की काव्य कृतियाँ हैं। छात्राएं इनको ध्यान से कंठस्थ कर लें, हृदयंगम कर लें। अब हम इस वीडियो में अगला जो हमारा जो प्रकरण है, अगला हमारा बिंदु है वो द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य की जो विशेषता हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो नंबर 1, राष्ट्र भावना। देखिए नंबर 1 तो हम इसको नंबर 1 में तो हम ये ले सकते हैं खड़ी बोली की पूर्ण प्रतिष्ठा। द्विवेदी युग में क्या है खड़ी बोली। इससे पहले भारतेंदु युग तक भी ब्रज भाषा काव्य की प्रमुख भाषा रही थी। हालांकि भारतेंदु युग में खड़ी बोली में कविताओं का सृजन, लेखन कार्य प्रारंभ हो गया था, लेकिन अच्छी तरह से क्या है इस युग में बड़े कोई ग्रंथ या काव्य ग्रंथ नहीं लिखे गए थे। लेकिन द्विवेदी युग में खड़ी बोली का पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार हो गया, ये काव्य की भाषा बन गई थी।
तो द्वैध युग नवीन भावों के परिष्कार और परिवर्तन का काल रहा है, और ये श्रेय हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को दे सकते हैं। तो द्वैध युग की हम जो काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो नंबर 1, खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी में क्या है, काव्य का इस समय सृजन प्रारंभ हो गया था। तो खड़ी बोली भाषा है, उसको काव्य में प्रतिष्ठा दिलाने का अथक प्रयास किया गया था। द्वैध युग में खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। प्रारंभ में तो यह भाषा बड़ी अव्यवस्थित रही, किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्न से इसकी पदावली का परिष्कार हुआ। उन्होंने सरस्वती में प्रकाशित होने वाली कविताओं की पदावली में अपने मन से ही सुधार किए। सुधार करने का काम इस युग में काफ़ी हद तक हुआ है, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने त्रुटियों को, कवियों लेखकों को त्रुटियों की ओर सचेत किया था। तो द्विवेदी जी ने भाषा व्याकरण संबंधित त्रुटियों को दूर ही नहीं किया, वरन उसकी सामर्थ्यवान बनाने का भी प्रयत्न किया। और संस्कृत के जो शब्द है वो हिंदी में कुछ संशोधन करके अपनाए जाने लगे। तो ये खड़ी बोली की पूर्ण प्रतिष्ठा हमें द्विवेदी युग में देखने को मिलती है। अगली जो विशेषता है इसकी, राष्ट्रीय भावना एवं देशभक्ति। राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति क्या है, इस युग के कवियों में कूट कूट भरी हुई थी। देशभक्ति की भावना पहले देश है, उसके बाद में और है। तो द्विवेदी युगीन कविता की प्रधान भावना देशभक्ति की और राष्ट्रभक्ति की भावना है। कांग्रेस जो पार्टी है या कांग्रेस है, अब एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में विकसित हो गई थी, और राजनीतिक चेतना हमें इस युग में देखने को मिलती है। इसलिए इस युग का जो कवि है वो समस्त जनता, विद्यार्थी, मजदूर, स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सभी को देश की स्वतंत्रता और समृद्धि के लिए आत्मबलि कर देने के लिए प्रेरित करते थे। और बंग भंग की भारत विरोधी और जाति भेदीकरण की नीति से राष्ट्रीय भावना से पूरित भारतीय जनता की आंखें खुल गई थी। अंग्रेजों ने क्या है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। इससे क्या है, देश की जनता सचेत हो गई और उनमें क्या है, राष्ट्रीय भावना का उदय हो गया था। तो मैं कुछ पंक्तियाँ आपके ज्ञान वृद्धि के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये मैथिली शरण गुप्त ने से उद्धृत की गई है। हम कौन थे, हम किस संस्कृति के, किस सभ्यता और संस्कृति के, किस देश के रहने वाले थे, हम क्या थे, हम कौन थे, क्या हो गए, किस तरह हमें बदलाव आ गया, देशभक्ति की भावना को हमने छोड़ दिया, और क्या होंगे अभी, और न जाने क्या हम करेंगे। आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। आज हमारे देश के सामने तरह तरह की समस्याएं चारों ओर व्याप्त है। सामाजिक कुरीतियों से क्या है, हमारा समाज ग्रसित हो गया है। एक पंक्ति और, भरत खंड का हाल जरा देखो है कैसा, आलस का जंजाल जरा देखो है कैसा, हे रंभ अब लंब देकर विघ्न हर कहलाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। ये भी मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। अगली जो तीसरी इसकी जो प्रमुख विशेषता है, मर्यादा आदर्शों की स्थापना पर इन्होंने बल दिया था। देखिए,
महावीर प्रसाद द्विवेदी है वो मर्यादा पर ज़्यादा ध्यान देते थे, और जो हमारे ऐतिहासिक पौराणिक जो आदर्श है उन पर क्या है इस युग में अच्छी सुंदर काव्य कृतियाँ लिखी गई, चाहे वो प्रिय प्रवास हो, साकेत हो, उसमें क्या है इन कृतियों में मर्यादा का विशेष ध्यान रखा गया है। एक पंक्ति में आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए उद्धृत कर रहा हूँ। केवल मनोरंजन ने कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। काव्य का मतलब मनोरंजन नहीं है, उसमें एक आदर्श, एक मर्यादा का भी चित्रण होना चाहिए। अगली चौथी विशेषता है विषय वस्तु का विस्तार। विषय वस्तु का इसमें कहने का तात्पर्य जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उसका विस्तार इसमें हमें देखने को मिलता है। एक पंक्ति में आपको उद्धृत कर रहा हूँ। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु सिका पर अवराजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये हरिओद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो काव्य कृति है, महाकाव्य है, प्रिय प्रवास से उद्धृत है। इसमें देखिए बहुत अच्छा सुंदर चित्रण किया है प्रकृति का, तो विषय वस्तु का विस्तार भी किया गया है। अगली विशेषता है मानवतावाद का पोषण। मानवतावादी कविता द्विवेदी युग की या मानवतावादी विचारधारा है, वो हमें द्विवेदी युग में देखने को मिलती है। इसमें तीन रूप में हमें क्या है, ये मानवतावादी जो विचारधारा है वो देखने को मिलती है। समानता की भावना, सभी लोग समान है, इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता आती है। स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, दोनों समान है। नंबर 2, पीड़ित और दुखियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है द्विवेदी युग के काव्य में। और तीसरा, मानवीय गुणों की सहज स्थापना तथा परम सत्य के स्वरूप की निवृत्ति इस काव्य में हमें देखने को मिलती है। एक उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप आंखें खोल करके देखिए, आज जितनी जालियां हैं सिर घरी, पेट में उनके पड़ी दिख लाएंगी। जातियां कितनी सशक्ति या मरी। यह हरिओद की पंक्ति है। छठी विशेषता है हास्य व्यंग में गंभीरता। देखिए फूहड़पन, अश्लीलता हमें इस युग की कविता में देखने को नहीं मिलती है। हास्य वो भी मर्यादित रूप में, व्यंग है वो भी मर्यादित रूप में प्रयोग में हुआ है। तो एक पंक्ति में आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए उद्धृत कर रहा हूँ। हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी। हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी। सच है सब देश की चीज़, तुमको उसकी कहाँ तमीज़। ये बाबूलाल मुकुंद गुप्त की काव्य से उद्धृत है पंक्तियाँ। अगली जो इसकी जो प्रमुख विशेषता है, सातवीं, इतिवृत्तात्मकता और गद्यात्मकता। द्विवेदी युगीन काव्य की अगली विशेषता इतिवृत्तात्मकता और गद्यात्मकता है। द्विवेदी युग की कविता की शैली सरल गद्य शैली सी हो गई है। ऐसा लगता है कि काव्य और गद्य में कोई अंतर नहीं है। कविता का उद्देश्य केवल उपयोगिता हो गया। इस युग के काव्य में उपयोगितावाद की झलक दिखाई पड़ती है। उपयोगितावाद का स्वरूप काव्य में इतिवृत्तात्मक वर्णों में दिखाई पड़ता है। उसमें विशेष कल्पना, प्राचार्य और सरलता और माधुर्य नहीं है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह की विश्व प्रेम और मानवता की सेवा में मुक्ति की झलक दर्शाने वाली दो पंक्तियां प्रस्तुत है। जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार। जग की सेवा करना ही बस है
सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। एक पंक्ति और हम देख सकते हैं, लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। ये हरिओद की पंक्ति है। मातृभूमि की प्रशंसा युक्त बहुत से पद कोरे वर्णन प्रधान गद्य की सी रचना है। द्वितीय युग की कविता की इतिवृत्तात्मकता एवं गद्यात्मकता प्रसिद्ध है। इस इतिवृत्त शैली ने इस युग की कविता को नीरस बना दिया है। अब अगली विशेषता है काव्य रूप। अब काव्य रूपों के बारे में हम देख सकते हैं तो इस युग में महाकाव्य लिखे गए हैं, जैसे प्रिय प्रवास है, साकेत है, पंचवटी है। ऐसे महाकाव्य, खंड काव्य भी खूब लिखे गए हैं। खंड काव्य में चुपते चौपते, चौके चौपते, इस तरह की कई रचनाएं, तो लगभग सभी प्रकार की रचनाएं का सर्जन इस युग में हुआ है। अब अगली विशेषता है नमी, व्याकरण और शब्द भंडार। द्वितीय युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का जो शब्द भंडार है उसको बढ़ाने का प्रयास किया है। तो नवीन शब्दों का और व्याकरण की शुद्धता पर इस युग में जोर दिया गया है, जिसमें हिंदी में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों को सुधार करके, परिष्कृत करके हिंदी में अपनाए थी। तो इस तरह हिंदी का जो शब्द भंडार है वो बढ़ गया। और शुद्धता पे क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ध्यान दिया है। और एक व्याकरण का भी सृजन हुआ है। डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण नाम से एक हिंदी का एक अच्छा सुव्यवस्थित व्याकरण भी तैयार करवाया था। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कार्य कामता प्रसाद गुरु को दिया था। और उसमें क्या है, शब्दों के शुद्ध रूप का विशेष ध्यान रखा गया है। अब आगे हम छंद विधान देखते हैं कि कौन कौन से छंदों का, यानी कलात्मक जो सौंदर्य है या कला पक्ष है, अभिव्यंजना पक्ष है, संक्षिप्त में इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। काव्य में सभी प्रकार के काव्य रूपों को अपनाया गया है। साकेत, प्रिय प्रवास जैसे महाकाव्य और रंग में भंग, जयद्रथ पद, किसान, पथिक, मौर्य विजय, मिलन जैसे श्रेष्ठ खंड काव्यों का सृजन हुआ था इस युग में। विकट भट्ट, केसों की कथा, शकुंतला जन्म, रुक्मणी संदेश, सती सीता जैसी पद्य कथाएं लिखी गई। मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधन पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रगीतों का प्रणयन किया, सृजन किया। इस युग में रत्नाकर ने उद्धव शतक जैसे प्रबंध मुक्तक काव्य की रचना की थी। आचार्य द्विवेदी के प्रयासों से खड़ी बोली ने ब्रज भाषा को अपदस्थ करके उसका स्थान स्वयं खड़ी बोली ने ले लिया। खड़ी बोली के भाषा सौंदर्य, मार्दवता और अव्यंजना क्षमता से उसकी काव्युक्तता विवादास्पद नहीं रह गई। खड़ी बोली अपनी प्रारंभिक अनगढ़ता, अपरिपक्वता, कर्कशता, अव्यवस्था से युग में प्रांजल, परिपक्व, मार्दव और व्यवस्थित बनी। आचार्य द्विवेदी की अथक साधना में उसमें निरंतर परिमार्जन, परिष्कार, संशोधन होता रहा। वह पूर्णतया व्याकरण सम्मत, शुद्ध, परिष्कृत और रसानुरूप बन गई थी। ये भाषा की दृष्टि से बहुत अच्छा कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था इस युग में। अब हम थोड़ा सा कुछ अलंकारों के बारे में चर्चा करते हैं। अलंकार विधान में भी इस युग के कवियों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अप्रस्तुत विधान, प्रतीक, श्लेष, स्वाभोक्ति आदि अलंकारों से वर्णों को सौष्ठवपूर्ण बनाया है। एक उदाहरण अलंकार का हम देख सकते हैं। करती थी वह वहाँ अकेली, स्नान निमज्जन
करती थी वह वहाँ अकेली स्नान निमज्जन, अंजलि उलझे अंजलि जल से पक्ष बाहु कछ भिगो भिगो कर, जलधारा में पसर गई वे लंबी होकर। तो बहुत अच्छा सुंदर चित्रण किया है इसमें मानविकरण अलंकार का। छंद विधान की दृष्टि से देखें तो छंद विधान में दोहा, कवित, सवैया, रोला, छप्पे, कुंडलियाँ, सार, सरसी, गीत का, हरिगीत का, लावनी आदि छंदों का कुशलता से प्रयोग किया गया। एक उदाहरण हम देख सकते हैं। और एक क्षण का महत्व भी इस युग में देखने को मिलता है। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। तो ये क्षण का महत्व ही हमें इस युग में देखने को मिलता है। आचार्य गुप्त जी ने हरिगीत का, हरिओद ने वाणिज्यिक छंदों, चौपदों, शंकर ने कवित्वों, पूर्ण ने कुंडलियाँ, गोपाल शरण गुप्त ने कवित सवैया तथा गया प्रसाद शुक्ल सनेई भगवान दीन ने उर्दू बहरों पर वैशिष्ट प्राप्त किया था। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं द्विवेदी युगीन काव्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान, राष्ट्रीय जागरण, उच्च आदर्शों, उदात्त भावना का काव्य है, जिसका विषयगत चित्रफलक अत्यंत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। इस युग में सभी प्रकार की काव्य रूपों को व्यवहृत किया गया था, व्यवहार में लिया गया था। इस युग में विविध छंदों का बड़ी कुशलता से प्रयोग किया गया है और खड़ी बोली ने सुघड़ता, मार्दवता, प्रांजलता, परिपक्वता को ग्रहण किया। इन्हीं दृष्टियों से हिंदी काव्य के इतिहास में इस युग का महत्व रेखांकित किया जा सकता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। छात्राएं हैं, प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। धन्यवाद। आगे हम अगले वीडियो में दूसरे विषय को लेकर चर्चा करेंगे। आज इतना ही।